अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आपके पास भी स्टोरीज़ है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ये उस ज़माने का वाक़या है जब गांव में वाटर सप्लाई और बिजली गैस जैसी सहूलियात नहीं होती थी। गैस तो खैर अब भी नहीं है, मगर बाकी सहूलत हैं। इस ज़माने में गांव में चंद गिने चुने मकान होते थे, अब तो शहर बन गया है और ज़मीन कम पड़ने लगी है। हमारे अब्बू बताते हैं कि हमारे गांव से कुछ 4 किलोमीटर के फासले पर एक जंगल था और इस जंगल के ऐन दरमियान में एक चश्मा हुआ करता था। हम लोग इस चश्मे से पानी लेकर आते थे। आजकल भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लोग चश्मों से ही पानी भर कर लाते हैं, मगर वो चश्मा ऐसी जगह पर मौजूद है कि जहां जाने के बाद गांव नज़र नहीं आता था, क्योंकि गांव के साथ एक छोटी सी पहाड़ी थी। इस पहाड़ी के दूसरी तरफ वो चश्मा था। वैसे तो गांव में मशहूर था कि इस चश्मे के आसपास जन्नात आबाद हैं। वहाँ बर्तनों के बजने की आवाज़ें और कभी हंसने और कभी कहका मारने की आवाज़ें सुनते थे। खैर अब तो लोग इस चश्मे के आसपास भी आबाद हो चुके हैं और बहुत से मकान बन गए हैं, मगर चश्मा अब भी वहाँ पर मौजूद है और इसी तरह बहता है। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे रात को अभी भी डर लगता है इस चश्मे के पास से गुज़रने में, क्योंकि मुझे यही वाक़या पूरी फिल्म की तरह मेरे जहन में घूम रहा होता है। इस चश्मे की एक अलग सी वहशत है। वहाँ से रात को गुज़रते हुए अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त चश्मे पे जाने के लिए मर्दों और औरतों का टाइम सेट हुआ हुआ था। जिस वक्त औरतों का जाना होता था वहाँ पर कोई मर्द नहीं जा सकता था, और जब मर्द जाते थे तो गांव की कोई औरत भी उस तरफ नहीं जाती थी। अब्बू बताते हैं कि गर्मियों का मौसम था। बाहर छत पर मैं सोया हुआ था। मेरी रात को आंख खुली तो चांद की रोशनी देखकर मुझे लगा कि सुबह फजर का वक्त है, और इत्तफाकन मैंने आसमान की तरफ निगाह भी नहीं की। अगर करता तो मैं शायद चांद देखकर वक्त का अंदाज़ा ज़रूर करता कि अभी रात है, मगर होने को कौन टाल सकता है। खैर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मुझसे नमाज कज़ा हो जाए, तो जल्दी जल्दी जाऊं और वज़ू करके आ जाऊं, क्योंकि बाद में जब मुकम्मल रोशनी हो जाती है तो औरतें चश्मे पर जाती हैं और इस वक्त जाना मुनासिब नहीं। पहले सोचा कि चलो अम्मी को कहता हूँ कि मुझे पानी दो। फिर मैंने कहा कि छोड़ो, अम्मी नमाज़ पढ़ रही होगी और क्यों मैं इन्हें तकलीफ़ दूँ, खुद चला जाता हूँ चश्मे पर, और वज़ू कहीं तो करना है तो मैं करके आ जाऊँगा। जाते हुए फिर टाइम देखने का ख्याल भी नहीं आया और जल्दी से चलता बना। जब चश्मे के पास पहुँचा तो देखा कि बर्तन की आवाज़ और पानी की आवाज़ आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई औरत हो और बर्तन में पानी भर रही हो। अब्बू बताते हैं कि मैं एक तरफ होकर बैठ गया कि शायद कोई औरत है जो बर्तन भरने आई है। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मुझे ख्याल आया कि आखिर इस औरत का बर्तन कितना बड़ा है कि जो अभी तक भरता ही नहीं, क्योंकि औरत की पीठ मेरी तरफ थी और मैं काफ़ी दूर होकर बैठा हुआ था, तो मुझे ठीक तरह से वो नज़र भी नहीं आ रही थी क्योंकि दरख्तों को साया था। फिर अचानक से मेरे दिल में ख़्याल आया कि ये औरत इस वक्त यहाँ अकेली क्या कर रही है। क्यों ना मैं इससे पूछूं कि कहाँ से आई और जाती क्यों नहीं है। मैंने जब आवाज़ दी कि बहन कौन हो और इस वक्त यहाँ क्यों आई हो, आगे से मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। मैंने फिर से पूछा, दूसरी मर्तबा पूछा, मगर फिर भी खामोशी। तीसरी मर्तबा मैंने गुस्से में सख्त लहजे में कहा कि कौन है, बताती क्यों नहीं हो, वरना मैं पत्थर मारूंगा। और जब मैंने ये जुमला कहा तो उसने एकदम से मेरी तरफ देखा और गरजदार आवाज़ में मेरा नाम लेकर कहा कि तू मुझे मारेगा। जब मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा तो इस कदर खौफनाक चेहरा था कि मैंने ऐसा खौफनाक चेहरा अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। आंखों से शुआएं और गंदे से बाल जो इसके माथे पर गिरे हुए थे। एकदम से खड़ी होकर मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदमों को उठाती आगे बढ़ने लगी और बार बार यही कहती कि हाँ तू मुझे पत्थर मारोगे, इतनी हिम्मत तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। अब्बू कहते हैं कि जवानी थी और वैसे भी गांव के लोग थे, काम काज करते थे, दौड़ने में कमाल फुर्तीले थे। मैंने भी आओ देखा ना ताओ और भागने में ही आफियत समझी और वहाँ से भाग निकला। मगर एक बात अजीब थी कि वो औरत मेरे पीछे दौड़ लगाती,
मगर जितनी भागने की रफ्तार मेरी थी, इस कदर इसकी भी थी। और हाँ, अजीब किस्म की आवाज़ें वो निकाल रही थी और मेरे पीछे भाग दौड़ रही थी। फिर काफ़ी दूर जाकर जब मैंने अपनी छरी हिस्से इसकी तरफ मतवज्जा की तो मुझे इसके भागने की आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर देखता। मैं लगातार भागता रहा। जब घर के पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि वही औरत घर की छत पर खड़ी है और हाथ में एक मुर्गी का चूज़ा है और वो चूज़े को कच्चा चबा रही थी। इस चूज़े को ऐसे खाती कि जैसे कई दिनों से कोई भूखा दरिंदा हो और बड़े अरसे के बाद गोश्त मिला हो। मेरी तरफ एक नज़र देखा और वही जुमला दोहराया कि तू मुझे मारेगा। अब्बू कहते थे कि मेरे मुंह से एक चीख निकली और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मेरे पास माँ और बाप बैठे हुए थे। मेरी अम्मी कपड़ा गीला करके मेरे सर पर रखती थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। मेरे ज़हन में वही वाक़या फिर से एक फ़िल्म की तरह बार बार चलने लगा। माँ ने पूछा कि बेटा क्या हो गया था, आप इतनी रात गए कहाँ गए थे और इतनी बड़ी चीख मारी कि आपने हम घर से दौड़ते हुए बाहर आ गए। वो तो शुक्र है कि बच्चे के रोने की आवाज़ से हम जाग गए थे और जब हमने देखा तो आप खर्राटे मारते थे और मुंह से झाग निकल रही थी और आप घर के पास पड़े हुए थे। अब्बू कहते हैं कि मैंने बोलने की कोशिश की लेकिन मेरे मुंह से कुछ बोला नहीं गया। जब मैं इस औरत की कहानी सुनाने का इरादा करता तो मुझे फ़ौरन इस औरत की डरावनी शक्ल याद आती और मेरे होंठ बिल्कुल खुश्क हो जाते। मैं मुंह खोलने की जुर्रत तक ना कर सकता। फिर दिन हुआ और मुझे गांव के एक आलिम के पास लेकर गए तो उन्होंने मुझ पर दम पड़ा और वज़ाइफ पढ़े, जिसके बाद थोड़ा सा मुझे अफाका हुआ, मगर 3 दिन तक मैं शदीद बुखार में रहा। फिर तो इसके बाद 1 हफ्ते तक मेरे कमरे के दरवाजे पर रात एक पत्थर लगता और वो इतनी ज़ोर से लगता कि मेरी आंख खुल जाती और फिर आवाज़ आती कि तू मुझे मारेगा। फिर तो ये आवाज़ इसके बाद सारे घर वालों ने सुनी। एक अजीब बात यह थी कि जितने भी पत्थर मारे गए थे वो पत्थर एक जैसे होते थे। फिर एक दिन हमारे अब्बू ने अपने दोस्तों को जमा किया और उनसे ये सारा मसला बताया कि कोई इसका हल निकालो। सब ने कहा कि आज छुपकर हम सब देखते हैं, तुम आराम से कमरे में बैठे रहना और देखना कि ये पत्थर कहाँ से आता है। फिर रात इसी वक्त वो सब क्या देखते हैं कि एक हाथ ऊपर छत की तरफ आता है और लंबा होता जाता है, काफ़ी नीचे आता है और पत्थर मार देता है। वो सब दौड़कर छत पर गए मगर वहाँ पर कोई भी ना था। फिर वही आलिम दीन के पास गए। इसने एक और तावीज़ बना कर दिया और इस तावीज़ के बाद पत्थर आना बंद हो गए। मगर अब्बू जब अकेले होते तो वो लोग बहुत तंग करते। इसी वजह से अब्बू के साथ अक्सर चचा वगैरह रहते। कुछ सालों के बाद हमने वो घर उखाड़ कर नया बनाया और जब घर उखाड़ रहे थे तो लकड़ी और पत्थर का घर था और छत मिट्टी की थी। तो अब्बू ने कहा कि इस लकड़ी के नीचे मैंने अपने हाथों से वो तावीज़ रखे थे, आप देखें कि शायद अब भी मौजूद हो। जब देखा तो वो तावीज़ और वो चमड़ा कदरे पुराना हुआ था, मगर गौर करने से मालूम होता था कि वो तावीज़ हैं। आज भी वो जिन्नात कभी कभी अब्बू को तंग करते हैं। उसके बाद एक दफ़ा रात में एक औरत उनको नज़र आई थी, मगर वो औरत दूसरी एक औरत की शक्ल में थी जो छत पर खड़ी हुई थी। और जब सुबह मैंने घर वालों को बताया तो उनसे पूछा कि वो औरत कौन थी जो रात को इतनी देर अपने घर की छत पर खड़ी थी। तो मेरे घर वालों ने कहा कि तुम्हारी माँ भी गई हुई है और आज वहाँ पे कोई भी नहीं है। मैंने सबसे कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, ये औरत वही है जो रात के 12 बजे छत पर चढ़ी हुई थी। मगर घर वाले अब इसे मेरा वहम समझते हैं, मगर मैं अपनी बात पर डटा हुआ था कि ये औरत वही थी। ये स्टोरी मरियम ने वाकैंड से सेंड की है। ये वाक़या तब का है जब मैं 6 साल की थी। हम अक्सर अपने नाना के घर जाया करते थे और एक बार मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अम्मी नाना के घर चली गईं। हम अक्सर नाना के घर में 1 या 2 बजे सो जाया करते थे, लेकिन उस रात हमें जल्दी नींद आ गई और मैं और मेरी बहन तकरीबन 12 बजे ही सो गए। मेरी अम्मी को नींद नहीं आ रही थी, उन्हें बेचैनी हो रही थी। वो छत पर चली गई। खुला आसमान, ठंडी हवाएं चल रही थीं और वो गर्मियों की छुट्टियां थीं। हम इसीलिए अपने नाना के घर गए हुए थे। वहाँ छत पर मेरी अम्मी चारपाई पर लेट गई
और हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी अम्मी की आंख लग गई और वो वहीं पर सो गई। अचानक से किसी ने मेरी अम्मी को हिलाया और उनको जगा दिया। मेरी अम्मी को आवाज़ आने लगी कि उठो। जब मेरी अम्मी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सामने मेरी मुमानी बैठी हुई थी और मुमानी की गोद में उनकी बेटी भी थी। मेरी अम्मी ये सब देखकर बहुत हैरान हुई और परेशान भी हुई कि वो अचानक से मुमानी वहाँ पर कहाँ से आ गई। मेरी मुमानी यानी कि मेरी अम्मी की बड़ी भाभी। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और उनके ताल्लुकात आपस में अच्छे भी नहीं हैं। वो दोनों ज़्यादा आपस में बात भी नहीं करती। इसी वजह से मेरी अम्मी काफ़ी परेशान हुई कि क्यों मुमानी इस वक्त यहाँ पर आके बैठ गई और उनको मुस्कुराते हुए देख रही हैं और बैठे बैठे अम्मी की तारीफ़ें कर रही थीं। मेरी अम्मी बहुत हैरान हुई तो अम्मी ने उन्हें कहा कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें इस वक्त देखने यहाँ पर आई हूँ। ये बात सुनकर अम्मी परेशान हो गई। अम्मी ने कहा कि मतलब मैं समझी नहीं तुम्हारी बात का। तो उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें देखने रोज़ ही यहाँ पे आते हैं। ये बात सुनकर अम्मी थोड़ा घबरा गई। फिर मेरी मुमानी ने मेरी अम्मी से कहा कि आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। उस रात अम्मी ने हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहना हुआ था। मुमानी की बातों ने अम्मी को काफ़ी परेशान कर दिया था। फिर मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि अब तुम जाओ और मुझे थोड़ा आराम करने दो। ये बात उन्होंने थोड़े से सख्त अंदाज में कही थी। तो मेरी मुमानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम मेरा क्या कर लोगी? उन्हें गुस्सा आ गया और फिर मेरी अम्मी को भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मुझे सोने दो और मैंने आराम करना है, तुम यहाँ से जाओ। मुमानी ने फिर कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। फिर तो अचानक से मुमानी के चेहरे के रंग ही बदलने लगे। उनका चेहरा स्याह होने लगा और साथ साथ उनका रूप भी बदलने लगा। वो बहुत खौफनाक लग रही थी। मुमानी और उनकी बेटी अचानक भयानक होती जा रही थी और मेरी अम्मी फौरन समझ गई कि मामला क्या है। तो उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आयतल कुर्सी पढ़ने की वजह से वो मखलूक वहीं पर रुक गई और कहने लगी कि तुम ये क्या पढ़ रही हो, तुम चुप करो। अम्मी समझ गई थी कि अगर मैं चुप हो गई तो ये मखलूक मुझे नुकसान पहुँचा सकती है। मगर अम्मी ने अपनी पढ़ाई न रोकी और अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। जो भी वजीफ़े और दुआएं आती थीं वो वहाँ से पढ़ती रहीं और फिर वो मखलूक वहाँ से गायब हो गई थी। जैसे ही वो गई अम्मी ने एक बहुत ज़ोर से चीख मारी और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। उस चीख की आवाज़ सुनकर तमाम घर वाले ऊपर छत पर भागकर आ गए और देखा कि मेरी अम्मी बेहोश गिरी हुई थी। अम्मी को उठाया और नीचे लेकर गए और बहुत कोशिश की कि अम्मी को होश आ जाए। बड़ी मुश्किल से अम्मी को होश आ गया और इस वाक़े के बाद अम्मी को तकरीबन 2 महीने तक बुखार रहा, क्योंकि आम इंसान कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि उनके सामने जिन्नात हाजिर हों और वो उनसे कलाम करें। अक्सर हम टीवी और ड्रामा फिल्म्स वगैरह में ऐसी चीज़ें देखते हैं और ऐसी कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन जब हमारे सामने ख़ुद ये सामने आती हैं तो इस मखलूक को ज़ाहिर अपने सामने देखकर हम खौफज़दा हो जाते हैं और डर जाते हैं, और जो बर्दाश्त नहीं कर पाते अक्सर उनकी डेथ हो जाती है। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। ये स्टोरी आसिम ने यूके से सेंड की है। ये वाक़या हमारे दादा जान के साथ पेश आया, जो गुजरात के एक गांव में रहते थे। दादा जान और इनके भाई इकट्ठे रहा करते थे। ये 2 कमरों का छोटा सा घर था। जब खेती से कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना कोई बड़ा और अच्छा घर बनाना चाहिए। गांव के किनारे पर इनकी मर्ज़ी का एक घर अरसा दराज से जो खाली पड़ा था, जो एक ज़मींदार का था। ज़मींदार को मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया था और इसका बेटा यूके में ही बस गया था। इससे रब्ता किया तो वो आसानी राज़ी हो गया और मुनासिब कीमत में उनको घर दे दिया। जब घर वाले यहाँ पर मुंतकिल हुए तो उनको मालूम हुआ कि घर बहुत गंदा है। खैर, खाली होने की वजह से किसी ने इस पर तवज्जो ना दी और साफ़ सफाई में मसरूफ़ हो गए। इस घर में कतार में 4 कमरे थे और एक कोने में किचन और दूसरे कोने में वॉशरूम था और 2 तरफा सीढ़ियाँ छत पर जाती थीं। छत पर भी एक कमरा था जिसे स्टोर बना दिया गया। दोनों भाइयों के हिस्से में 2-2 कमरे आ गए थे। वो लोग बहुत खुशी से वहाँ पर रहने लगे। एक रात गर्मियों के मौसम में सब छत पर सो रहे थे कि अचानक अब्बू, जो इस वक्त 10 साल के थे, प्यास से जाग गए। देखा कि ऊपर स्टोर की लाइट जल रही है। उन्होंने करीब ही रखे सुराही से पानी पिया और सो गए।
صبح جب اپنی امی کو یہ بات بتائی تو وہ بولی کہ اسٹور میں تو کوئی بلب ہی نہیں ہے بیٹا، تم نیند میں ہو گے۔ ابو سوچ میں پڑ گئے، بات آئی گئی ہو گئی، لیکن جب گھر کے بات بڑوں کو پہنچی اور انہوں نے بھی رات کو روشنی دیکھی تو ان کو پریشانی ہوئی۔ کمرے کا کونا کونا چھان مارا مگر کچھ بھی ایسا نہ ملا جو رات کو روشن ہوتا۔ سب لوگوں نے اس بات کو بھول جانے کا فیصلہ کیا۔ آخر گھر اپنا تھا، لیکن رات کو چھت پر آنا جانا اور سونا ترک کر دیا گیا۔ پھر ایک اور بہت عجیب بات ہوئی۔ اسٹور کے کمرے کے دروازے اور کھڑکی کے چوکھٹے تو لگے تھے مگر دروازے نہ تھے۔ کبھی کبھی شام کو کپڑے چھت پر سکھانے جانے والوں کو ایک بچے کی ہنسی کی آواز آتی اور سب ڈر گئے مگر بات نہیں کرتے تھے کہ کہیں اور جانا ممکن نہ تھا۔ پھر ایک رات دادا کے بھائی انور علی نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو اس کمرے میں رکیں گے اور معلوم کریں گے آخر راز کیا ہے۔ دن میں کمرہ سیٹ کر کے ان کے لیے ایک چرپائی بچھا دی گئی۔ اکتوبر کے شروع کے دن تھے، موسم خوشگوار تھا۔ دادا جان نے کہا کہ وہ بھی اوپر ہی رہیں گے مگر ان کے بھائی نہ مانے۔ آخر دادا جان نے اس چھت پر نیچے رہنے کو تیار ہوئے کہ وہ رات کو نہیں سوئیں گے۔ رات کے قریباً 11 بجے دادا جان کے بھائی انور علی کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی نے سوتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ ایک بچہ جو ان کے درمیان والے بیٹے کی عمر کا ہوگا ان کے ساتھ بستر پر لیٹ گیا۔ وہ نیند میں اسے اپنا بیٹا سمجھ کر کروٹ بدل کر سوتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں بچے نے انہیں اٹھایا اور کہا کہ میرے ساتھ کھیلو۔ اس بات پر ان کی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں اور وہ اس سکم کے 1000ویں حصے میں اٹھ کر بیٹھ گئے مگر اب کمرے میں کوئی بھی نہ تھا۔ انور علی نے جلدی سے لینٹرن کی روشنی تیز کی اور کمرے میں غور سے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اسے خواب سمجھ کر دوبارہ لیٹ گئے۔ اب نیند آنکھوں سے کافی دور تھی، اسی لمحے بچے کی ہنسی سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے، جلدی سے لینٹرن اٹھائی اور کمرے کا جائزہ لینے لگے۔ اچانک ایک کونے میں ایک بچہ دیوار کے ساتھ منہ کیے بیٹھا نظر آیا۔ یہ سب دیکھتے ہی ان کے ہاتھ سے لینٹرن گرتے گرتے بچی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور حلق خشک ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے لینٹرن ایک طرف کر کے بولے کہ کون ہو تم؟ کچھ دیر خاموشی رہی، اتنے کہ وہ اپنی سانس کی آواز تک سن سکتے تھے۔ پھر بچہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور گردن موڑ کر دوسرے کونے میں دیکھتا ہوا بولا کہ امی یہ آدمی مجھے کھیلنے نہیں دے رہا۔ یہ سنتے ہی انور علی نے لانٹین کا رخ دوسرے کونے کی طرف کیا مگر اس طرف کا منظر دیکھتے ہی ان کا دل حلق میں آ گیا۔ سیاہ لباس میں ملبوس ایک عورت جس کا چہرہ بھی سیاہ تھا اپنی سرخ آنکھوں سے انہیں گھور رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ بدم ہو کر فرش پہ گر پڑے اور لانٹین ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ بیکار پڑے ڈبوں نے آگ پکڑ لی۔ دادا جان جو سو نہیں رہے تھے فکر میں چھت پر آ گئے۔ آگ دیکھتے ہی جلدی سے کمرے میں آئے اور انور علی کو بے ہوش دیکھ کر گھبرا گئے۔ جلدی سے آگ پر پرانا کمبل پھینکا اور انور علی کو کسی طرح سے چھت سے نیچے لا کر ہوش میں لانے لگے۔ اسی دوران دادی جان بھی جاگ گئیں۔ سب گھر والے پریشان تھے۔ انور علی کو ہوش آیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ پھر اگلے دن انور علی کو شدید بخار ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ بتا سکے۔ ہمارے دادا جان اس سچویشن کو سمجھ گئے تھے اور ایک اللہ والے بزرگ کو لے آئے۔ انہوں نے پڑھائی کر کے گھر کا ہزار کیا اور انور علی کے لیے ایک تعویذ پر پانی دم کر کے دیا۔ پانی پلانے سے انور علی صاحب کا بخار تو ٹوٹ گیا اور ہمت بھی آئی۔ اللہ والے بزرگ نے اوپر کے کمرے میں پڑھائی کی اور حاضری کروائی۔ معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک جن کی فیملی رہتی ہے اور وہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں۔ بہت مشکل سے ان کو اس کمرے تک محدود کیا مگر اس جنی کو انور علی پسند آ گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد وہ کسی کو دکھائی نہیں دی مگر انور علی کو کبھی کبھی رات کو کسی سے باتیں کرتے دیکھا گیا اور صبح گھر سے دور جنگل کے پاس ملتے اور کسی کو کچھ نہ بتاتے۔ یہ سلسلہ ان کے ڈیتھ تک جاری رہا۔ اس کے بعد دادا جان وہ مکان چھوڑ کر شہر آ گئے۔ سنا ہے کہ وہ مکان آج بھی بند ہے اور شام کے بعد ایک بچے کی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ لیسنز یہ آج کی سٹوریز تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔